बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में देखा कि द्विध्रुव के कारण तीव्रता कैसे ज्ञात की जाती है। हमने अक्ष पे भी ज्ञात की और निरक्ष पे भी ज्ञात की। आज हम चर्चा करते हैं द्विध्रुव की भौतिक सार्थकता एवं उसके कुछ एग्जाम्पल, यानी भौतिक क्षेत्र में इसका क्या महत्व है, इस पे देखते हैं। तो देखो, आप अच्छी तरह जानते हैं कि अपने पास क्या होता है, एक परमाणु होता है। परमाणु के अंदर नाभिक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन तो बाहर की ओर चक्कर लगाते हैं और प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या होते हैं, नाभिक में ही रहते हैं। ये अपन अच्छी तरह जानते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि जितने भी धनावेश होते हैं और ऋणावेश होते हैं, इन सब का द्रव्यमान केंद्र एक ही बिंदु पर स्थित होता है। मोस्टली ऐसा ही होता है, जितने भी धनावेश या ऋणावेश हैं उनका द्रव्यमान केंद्र क्या होता है, एक ही बिंदु पर स्थित होता है। संपाती होते हैं और कुछ के संपाती नहीं होते हैं। और कई जो संपाती होते हैं, अगर उस पर हम विद्युत क्षेत्र लगाते हैं और जैसे ही हम विद्युत क्षेत्र लगा दें या विद्युत क्षेत्र में ले आते हैं तो उनके मध्य के में क्या होता है, थोड़ा सा गैप आ जाता है। अब देखो, अगर मध्य में थोड़ा सा गैप आ गया, एक प्लस का एक माइनस का थोड़ा सा गैप आया, तो वो क्या बन गया, द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न कर लेगा, है ना। इसी के आधार पर हमने क्या किया, इनका नाम भी रखा है ध्रुवीय कण और अध्रुवीय कण। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि विद्युत द्विध्रुव का भौतिक महत्व क्या है बताइए, तो आप ये चीज़ लिख सकते हैं। अपनी भाषा में लिखें, ज़्यादा अच्छा है। इसको हमने भाषा में उतारने की कोशिश की है कि परमाणु में धनात्मक आवेश यानी क्या, प्रोटॉन, और ऋणात्मक आवेश वो क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो धनात्मक आवेश कहाँ होता है, नाभिक में स्थित होता है, और ऋणात्मक आवेश क्या होता है, विभिन्न कक्षाओं में चारों ओर घूमते हैं। शुरू से अपन यही बात करते आ रहे हैं, जानते हैं इस चीज़ को, हम जानते हैं सभी, ठीक है। काम की बात यह है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान केंद्र और प्रोटॉनों का द्रव्यमान केंद्र साथ साथ संपाती होता है। संपाती का मतलब है एक ही बिंदु पे आ जाना। संपाती का मतलब क्या है, एक ही बिंदु पर आ जाना, ठीक है। इसको हम संपाती कहते हैं। एक ही बिंदु पे होते हैं, मध्य की दूरी नहीं होती है। जब मध्य की दूरी नहीं है तो क्या होगा, आघूर्ण का मान शून्य आ जाएगा, सीधी सी बात है ना। तो ये लिख देंगे, अतः परमाणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, ठीक है। जब हम इसको क्या करते हैं, परमाणु को जब बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो क्या होगा, उनमें गैप आ जाता है। गैप का मतलब धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों के द्रव्यमान केंद्र एक दूसरे के सापेक्ष हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं। पहले चिपके हुए थे, थोड़ा सा दूर हट जाते हैं। अब थोड़ा सा दूर हट गए तो दूरी आ गई। दूरी आने से क्या होगा, आघूर्ण तो बनेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आघूर्ण का मान आ जाता है, ठीक है। परमाणु एक द्विध्रुव बनाता है, वहाँ पे आघूर्ण का मान होता है। तो ये लिख देंगे कि परमाणु एक द्विध्रुव बन जाता है, ठीक है, यदि किसी अणु में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान केंद्र और प्रोटॉन के द्रव्यमान केंद्र के साथ संपाती नहीं होता है, बल्कि उनके बीच कुछ दूरी होती है। बल्कि क्या होती है, उनके बीच कुछ दूरी होती है, वो भी किसके, विद्युत क्षेत्र के अनुपस्थिति में भी इनका क्या होगा, अपना एक स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होगा। यानी कई प्रकार के अणु ऐसे होते हैं कि बिना विद्युत क्षेत्र लगाए भी उनके मध्य क्या होती है, दूरी होती है, उनका अपना एक आघूर्ण होता है। और ऐसे अणुओं को हम कहते हैं ध्रुवीय अणु। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि ध्रुवीय अणु क्या होता है, तो ऐसे अणुओं को हम क्या कहते हैं, ध्रुवीय अणु कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है H2O, NH3, HCl, ये सारे क्या हैं, ध्रुवीय अणु के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। ऐसे अणुओं का क्या है, आघूर्ण शून्य नहीं होता, परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण होता है। शून्य कैसे होगा, बीच में जगह तो है ही, है ना। तो इनका क्या होगा, आघूर्ण शून्य नहीं होता, थोड़ा बहुत होता है। लेकिन कुछ अणु ऐसे भी होते हैं कि वो संपाती ही रहते हैं, विद्युत क्षेत्र में ला देते हैं तब भी दूर नहीं हटते हैं, हमेशा क्या रहते हैं, संपाती ही रहते हैं। तो वो हमेशा संपाती रहेंगे, तो उनका आघूर्ण का मान क्या होगा, हमेशा शून्य आएगा। और ऐसे को हम क्या कहेंगे, ऐसे अणु को अध्रुवीय अणु कहते हैं, ठीक है, अध्रुवीय अणु कहते हैं। और अध्रुवीय अणुओं के जो एग्जाम्पल है, ये रहा आपके पास O2, N2, H2, ठीक है। इन सब का क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। तो आपसे परीक्षा में प्रश्न को कैसे भी घुमा के पूछ सकते हैं। आपके पास कहते हैं ये टॉपिक डाल के भी पूछ सकते हैं, विद्युत द्विध्रुव का भौतिक महत्व बताइए, या फिर हमसे क्या पूछ सकते हैं, इनके नाम दे के पूछ सकते हैं कि ध्रुवीय अणु किसे कहते हैं और अध्रुवीय अणु किसे कहते हैं। एग्जाम्पल दे के समझाइए, उदाहरण सही समझाइए, तब बड़े आसानी से इस चीज़ को दे सकते हैं, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। हमने अक्ष और निरक्ष पे देखा था तीव्रता ज्ञात करना, उस पर आधारित एक एग्जाम्पल करते हैं जो कि आपकी बुक का ही है, एनसीईआरटी का ही है, ठीक है। एग्जाम्पल है मेरे पास, पढ़ लें आप इसे। +- 10 माइक्रोकुलाम
के दो आवेश हैं, यानी एक तो +10 का है और एक क्या है -10 का है। समझ गए बात को? तो अपने पास प्लस माइनस के दो आवेश एक दूसरे से कितनी दूरी पे हैं? 5.0 mm की दूरी पे हैं। mm यानी मिलीमीटर की दूरी पे है। ध्यान देना, ये माइक्रोकुलाम में है, ये मिलीमीटर में है। ठीक है, अब इससे क्वेश्चन के पार्ट किए इन्होंने, पूछा कि ए से द्विध्रुव के अक्ष पर द्विध्रुव के केंद्र O से चित्र ए में दर्शाए अनुसार चित्र दिखा रहा हूं अभी आपको। धन आवेश की ओर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर, और दूसरा है द्विध्रुव के अक्ष के अभिलंबवत O से चित्र B में दर्शाए अनुसार गुजरने वाली रेखा के 15 सेंटीमीटर दूरी पर किसी बिंदु Q पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। चित्र दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है, एक अक्ष पे, मैं वैसे समझा दूं, अपने पास दो आवेश हैं, एक +10 का माइक्रोकुलाम का है, दूसरा -10 माइक्रोकुलाम का है। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, एक दूसरे से कितने मीटर की दूरी पे है? 5 मिलीमीटर की दूरी पे है। फिर इनका एक द्विध्रुव केंद्र लिया है, उससे 15 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु है P। एक बिंदु क्या है? P है, जो अक्ष पे भी है और निरक्ष पे भी है, दोनों जगह हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। चित्र देखिए, देखो आपको चित्र में नजर आ रहा होगा, ये तो कौन सा, ये अक्ष के लिए है। पहला वाला जो बना हुआ है अपने पास वो क्या है, ये तो क्या है अपने पास अक्ष के लिए है, और दूसरा चित्र बना हुआ है वो किसके लिए है? निरक्ष के लिए। ठीक है, अक्ष के लिए और निरक्ष के लिए है। तो सीधी सी बात है, जो D है मेरे पास वो इनके बीच की दूरी दे रखी है। तो हम ये सारी चीज़ें लिख लें, हम क्या करें, सबको एक यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखो करते हैं यूनिट में कन्वर्ट। आवेश का मान कितना है? आप बोलेंगे ±10 माइक्रोकुलाम, ±10 माइक्रोकुलाम। और माइक्रोकुलाम को हम क्या करें, कुलाम में बदल लेते हैं। कुलाम में बदलने के लिए क्या करते हैं, आप 10⁻⁻6 लेते हैं, 10⁻⁻6 लेते हैं। तो Q का मान आ गया मेरे पास +-10 × 10⁻⁻6। फिर बात करें आवेश के मध्य की दूरी, तो इसकी दूरी कितनी है? 5 मिलीमीटर दे रखी है। इस मिलीमीटर को क्या करना है, मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, कितने का भाग लगेगा? 1000 का भाग लगेगा। कितने का? 1000 का। पहले सेंटीमीटर में बदलूंगा, 100 का भाग लगाऊंगा, फिर क्या होगा, सेंटीमीटर से मिलीमीटर में लाऊंगा तो 10 का भाग और लगेगा। ये आपको पता ही है कि 10 mm बराबर होता है 1 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर। और कहने का मतलब 1 मीटर में 1000 mm होते हैं, मिलीमीटर होते हैं। और 1000 का मतलब कितना हो गया? 10⁻³ हो गया ना। तो 10⁻³ हो गया, इसका भाग लगाऊंगा तो मैं इसको किस में कन्वर्ट करूंगा? 10⁻³ लिखूंगा। ठीक है, तो ये अपने पास D आ गया 5 × 10⁻³ दो बातें समझ में आ गई। ठीक है, आगे देखें और क्या है। R1 वो दूरी दे रखा है आपको, जहां से अपन निकालना चाहते हैं वो दूरी दे रखा है कितना? 15 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करोगे? 100 का भाग लगाओगे, यानी 10⁻² आ जाएगा। तो ये मेरे पास R1 हो गई 15 × 10⁻²। ठीक है, निरक्ष के लिए R2 और R1 होते हैं ना, तो R2 दे रखी है, उसके लिए भी क्या है, दोनों के लिए बराबर ही है, इसलिए ये भी क्या हो गया 15 × 10⁻²। अब आपके पास सूत्र तो है, सूत्र है ना हमारे पास, अक्ष का भी है और निरक्ष का भी है। बस सूत्र में ये मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्योंकि जो मध्य की दूरी है वो उस दूरी की तुलना में क्या है, नगण्य है। मध्य की दूरी कितनी दे रखी थी इन्होंने, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी कितनी थी? 5 मिलीमीटर। और वो जो R1 है वो कितना है? 15 सेंटीमीटर। तो 5 मिलीमीटर बहुत ही छोटा है 15 सेंटीमीटर की तुलना में। तो हम डायरेक्ट उस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। ये सूत्र अपने को याद है, पिछले वीडियो में हमने देखा भी है कि अक्षय बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है, क्या होता है? 2kqd/r³। अगर आघूर्ण दिया होता तो P वाला काम में लेता, मेरे पास आघूर्ण नहीं है इसलिए इस सूत्र को काम में लूँगा, 2kqd/r³। बस आपको क्या करना है, मान रखना है। 2 का मान तो 2 है ही, आपको k का मान याद होगा, k का मान होता है 9 × 10⁹ और ये होता है ना, तो ये k का मान रख देंगे हम 9 × 10⁹। q का मान निकाल ही चुके आप, q का मान कितना दिया हुआ था अपने पास, ये अपन यहाँ निकाल लेना, q का 10 × 10⁻⁻6। ठीक है, तो ये हमने रख दिया। ये तो हो गया अपने पास k का मान, और ये किसका आ गया, q का मान आ गया। और d
और ये डी का मान आ गया 5 × 10 की घात -3 और नीचे आर ये रहा अपने पास 15 सेंटीमीटर, जिसको मैंने क्या लिखा है 15 × 10 की घात -2 मीटर में लेके आना है। तो ये अपन ने लिख दिया। बस कर सब लेंगे आराम से, बहुत आसान एग्जाम्पल है। लेकिन गलती कहाँ होगी, कई बच्चे क्या करेंगे, इन मात्रकों को चेंज नहीं करेंगे और डायरेक्ट करके आ जाएंगे, वहाँ नंबर कट जाएगा। मात्रक बदलना है, यूनिट सबकी सेम लानी है। समझ गए बात को? तो इसलिए इस एग्जाम्पल को कराने का उद्देश्य भी यही है। इसमें कंसेप्ट भी इसी चीज़ का है। इनको जब हल करेंगे तो हल करने पे आपके पास आ जाएगा 2.66 × 10 की घात 5 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? अब देखिए, जब आपने अक्ष की निकाल ली तो निरक्ष की भी निकाल लीजिए। वैसे तो डायरेक्ट भी बोल सकते हैं निरक्ष की, कितनी जो अक्ष की है उसकी आधी होती है, क्योंकि अक्ष क्या होता है, निरक्ष का दुगना होता है। समान दूरी के लिए बीच की दूरी समान हो, बिंदु समान दूरी पर है तो आधा कर सकते हैं। मैं इस 2 को हटा के यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता हूँ 1.33 × 10 की घात 5 लिख सकते हैं ना। तो डायरेक्ट हल करने के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन आपको परीक्षा में बताना है तो परीक्षा में क्या करें, आप सूत्र भी लिखेंगे। तो हम ये सूत्र लिख देंगे, EQ = KP/R³ या KQD/R³। मान रख दीजिए, K का मान रख दीजिए, ये रहा अपने पास K का मान, ये Q का मान और ये क्या हो गया, ये किसका मान है, D का मान। ठीक है, K का मान 9 × 10 की घात 9, अपन ने Q का मान रख दिया 10 × 10 की घात -6। चिन्ह नहीं लूंगा, परिमाण की बात कर रहा हूँ। चिन्ह तो केवल क्या करता है, दिशा बताता है। चिन्ह क्या करता है, दिशा बताता है। नीचे R³ है तो ये R अपने पास है 15 × 10 की घात -2, इसका क्यूब कर लेंगे और इसको हल करोगे तो हल करने के बाद ये आ जाएगा, देखो 1.33 × 10 की घात 5 न्यूटन बटे कूलम। तो इस तरह हम सवालों को बड़े आसानी से कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो सूत्र याद होना चाहिए, कुछ नियतांक होते हैं उनके मान भी अपने को याद होना चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या आया था, K आया था तो K का पता होना चाहिए। दूसरा ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में दिया क्या है, हमें क्या ज्ञात करना है। यहाँ पे हमें Q दिया था, D दिया था, आसानी से ज्ञात कर लिए। अगर हमें Q और D ना दे के क्या करता, P दे देता, आघूर्ण का मान दे देता, तो हम इस सूत्र को प्रयोग में लेते हैं। ठीक है, तो आप और भी एग्जाम्पल्स करें, है ना। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय रहे।